जैन शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। शोध अभिवृत्ति की इस कक्षा में हम आज जानेंगे यथार्थता कि शोध की जो एक विशेषता है यथार्थ। इस विषय में हम आपसे परिचर्चा करेंगे क्योंकि इसके पूर्व की कक्षा में हमने जाना था शोध की एक विशेषता वैधता के लिए कि वैधता क्या है। वैधता में हमने कुछ बातें जानी थी, उनको मैं फिर से रिवीजन करा देना चाहता हूँ जिससे कि क्लास सतत बनी रहे और कंटिन्यू होती रहे ताकि आपको रिवीजन भी हो सके। वैधता के लिए जो मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना था शोध के लिए जो मैंने बतलाया था उसमें मुख्यतः भयाक्रांतता, भावात्मकता। शोधार्थी को भयाक्रांतित नहीं होना चाहिए, भावात्मक नहीं होना चाहिए, दबाव, किसी के दबाव में नहीं लिखना चाहिए, अनियमितता अर्थात सतत अभ्यासी होना चाहिए, पूर्व शोध, पूर्व शोध की पूरी जानकारी होगी तभी आपका शोध वैध होगा। विषय की अनावश्यकता का ज्ञान होना चाहिए, अंतर्वैयक्तिक विषय का अध्ययन भी होना चाहिए, प्रकाशन की खोज, शोध की परिकल्पना और उसकी शुद्धता। प्रकाशन की खोज करना भी शोधार्थी का कर्तव्य है और विषय संबंधित साहित्य की खोज भी करना है, साहित्यिक चोरी से बचना है, अनैतिकता अर्थात शोध के मूल्यों को भी समझना है, देश काल वातावरण परिस्थिति और विधिक निपुणता, इसका भी ज्ञान एक शोधार्थी को होना चाहिए तभी उसका शोध वैध होगा, वैलिड होगा। अब हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है यथार्थता, इसको एक्यूरेसी अंग्रेजी में कहते हैं। इसके अंतर्गत शोध प्रक्रियाएं और साधन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यथार्थता को मापने के लिए अनुसंधान साधनों का उचित प्रकार से चयन किया जाता है तथा शोध प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का अच्छे से परीक्षण किया जाता है, तभी शोध में यथार्थता आ पाती है। शोध में यथार्थता का मुख्य कारण ये है, मुख्य बात हमें ये ध्यान रखना है कि देखो, अगर शोध में को आप यथार्थता प्रदान करेंगे तो आपका किया गया शोध कार्य, किया गया पुरुषार्थ बेकार नहीं होगा, क्योंकि जो वस्तु पदार्थ यथार्थ है, एक्यूरेट है, उसको ज्यों का त्यों लिखना, उसको उन्हीं प्रमाणों के साथ उन्हीं साक्ष्यों के साथ लिखना यथार्थता कहलाती है, जिसमें इस शोध की पूरी प्रक्रिया में एक दूसरे से ये संबंधित होते हैं। यथार्थता को मापने के लिए अनुसंधान साधनों का उचित प्रकार से चयन किया जाता है। अब यथार्थता को मापने के लिए आपको विशिष्ट साधनों का प्रयोग करना होगा और उन विशिष्ट साधनों में आपका मुख्य रूप से हम देखेंगे कि आपका साहित्य अच्छा होना चाहिए। आप, अगर आपका क्षेत्रीय कार्य है तो उस क्षेत्र पर आप उसकी प्रश्नावली पूरी तैयार व्यवस्थित तरीके से करें। डेटा करेक्शन करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, आपका शोध किस प्रकार का है, ये उस प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि शोध की प्रकृति जैसी होगी, शोध की प्रकृति के अनुसार अनुसंधान के साधनों के प्रकार भी बदलते रहेंगे। साहित्यिक शोध है कि ऐतिहासिक है कि वैज्ञानिक है, सामाजिक अनुसंधान है, और आपका विषय क्या है, आपका फील्ड क्या है, ये सारी चीजें आपके साधनों को बतलाती है कि आपको क्या करना है और वो साधन कौन कौन से उसमें प्रयुक्त होंगे, ये शोध कार्य की प्रकृति पर निर्भर करते हैं।
तो जैसी प्रकृति शोध की होगी उसी प्रकृति के अनुरूप क्या होगा, शोध के साधनों का प्रयोग होगा। ठीक है ना। जो साधन है उन साधनों का प्रयोग शोध की प्रकृति के आधार पर ही तय होता है। अब शोध की प्रकृति में आपको किस विधि का प्रयोग करना है, उस विधि के अंतर्गत किन किन साधनों को आपको उपादेय बनाना है, आपको आपकी उस विधि के अनुरूप क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है, ये बात आपको विचार करना पड़ेगी। तब कहीं जाकर के वह शोध कार्य आपके लिए ठीक साबित हो। अब हम यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि आप शोध की प्रकृति को तय कर लें और इस विषय में हम शोध की विशेषताओं के बाद बात करेंगे, क्योंकि यथार्थता शब्द से ही आपको बोध हो रहा होगा कि जैसा का तैसा, ये यथावत, ये यथा अर्थ, जैसा अर्थ जैसा भाव उस वाक्य में, शोध के वाक्य में कहा गया है, रिसर्च में कहा गया है, उसको आप वैसे ही लिखें और उसका अर्थ परिवर्तित ना हो, शब्द भले ही परिवर्तित हो। अगर शब्द परिवर्तित हो रहे हैं और भाव आपका वही है तो उस शोध कार्य में यथार्थता आ जाएगी। और अगर आपने भाव ही बदल दिया, शब्द ज्यों के त्यों रखे, तात्पर्य ऐसा शब्दों में भी आपने परिवर्तन किया और उसका भाव भी बदल गया, तो उस समय आपके लिए शोध के यथार्थता, अगर साहित्यिक शोध कर रहे हैं, व्याकरण से विषय संबंध शोध है, तो हमारे लिए उसमें यथार्थता लाने के लिए उन सूत्रों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। जो सूत्र व्याकरण की दृष्टि से उचित है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से उचित है, वाक्य संरचना की दृष्टि से उचित है, वाक्य और वाक्य के अर्थ के दृष्टि से उचित है, उपयुक्त है, ऐसे शब्दों का चयन जो शब्द और अर्थ को वाक अर्थ असंप्रक्त, उस बात के द्योतित कर रहे हो, उस बात के द्योतक हो, तो उस शोध कार्य में एक्यूरेसी अर्थात यथार्थता बनी रहेगी। अब यथार्थता बनाने के लिए, इस शोध में यथार्थता बनी रहे, उसके लिए किन किन बिंदुओं पर विचार करना होगा। तो सबसे पहला बिंदु क्या है, शुद्धता। क्या? शुद्धता, परिशुद्धता। शुद्धता में अगर हम देखें तो आप लोगों ने दोहे पढ़े होंगे, उसमें एक दोहा हमने बचपन में पढ़ा था, वो मैं दोहा आपको बता देना चाहते, हम सुना देना चाहते। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिंध पर होत निशान। ये शुद्धता, अगर शोध में शुद्धता है तो उसमें यथार्थता आएगी, क्योंकि यथार्थता का एक गुण शुद्धता भी है। तो शुद्धता अगर शोध में है, आप उस रस्सी को बार बार, एक पत्थर पर हम बार बार खींचते छोड़ते हैं, तो रगड़ते हैं, तो रस्सी के आने जाने से उस शिला पर भी निशान हो जाता है,
ठीक उसी प्रकार से शोध को निरंतर शुद्ध करते रहना चाहिए। इसको प्रूफ रीडिंग से भी हम जोड़ सकते हैं इस तथ्य को, क्योंकि कई बार होता क्या है, शोध के दौरान हम लिख तो लेते हैं, लेकिन जितना हम उसको देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, वो भी शुद्धता की दृष्टि से पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उस शोध कार्य में जो अशुद्धता है, मात्राओं की, वर्ण की, अथवा शब्दों की, वाक्य विन्यास की, अर्थ की, अर्थबोध की, इनसे संबंधित जो अशुद्धता है, संदर्भ की, प्रसंग की, भावार्थ की, अन्वय की, अन्वयार्थ की, जो भी अशुद्धता है, उस अशुद्धता को दूर करना पड़ेगा। लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा, ह्रस्व, दीर्घ, विलोप आदि का, स्वर का, व्यंजन का, संधि का, समास का, वाक्य विन्यास का, इन सब बातों पर हमें ध्यान रखना होगा। तब कहीं जाकर के आपके शोध कार्य में शुद्धता आएगी। जब तक आपके शब्दकोश समृद्ध नहीं होंगे, कोश ग्रंथों का आप पालन नहीं करेंगे, आपके शोध कार्य में शुद्धता नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि जब बार बार आप उसी विषय को देखेंगे, तब कहीं जाकर के उसमें शुद्धता आती है, और अशुद्धि अर्थात गलतियां, त्रुटियां जो है, उनको दूर करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। कैसे होता है? शोधार्थी शोध कार्य करता है, शोध लिख देता है और विषय वस्तु को लिख देता है, लेकिन जब उसे संपादक पढ़े या दूसरा आपका साथी पढ़े, तो उसको उसमें गलती मिलती है। उस गलती को आपको दूर करना। जिस प्रकार हम किसी ग्रंथ का अध्ययन बार बार करते हैं, तब हमें हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने लेखन को स्वयं की आंखों से देखते हैं, तो हमें त्रुटि प्राप्त नहीं होगी, हमें त्रुटियां उतनी नहीं मिलेगी। इसीलिए आप जब भी कोई विषय, किसी विषय पर आप लिखें, तो लिखने के बाद आप उसका वाचन भी करें और दूसरे से पढ़वाएं भी। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो आप अपनी दृष्टि से पढ़ेंगे, ठीक है ना? जब दूसरा व्यक्ति उसी पाठ को पढ़ता है, तो वह दूसरी दृष्टि से पढ़ेगा। अतः आप जो भी लेखन कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने निर्देशक से मिलें, जिससे वह आपकी इस समस्या का समाधान आपको दे सके। क्यों? क्योंकि अगर आपको परिशुद्धता लाना है, शोध कार्य में शुद्धता लाना है, तो आपको बार बार सतत अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास किए हुए शोध कार्य में शुद्धता नहीं आ सकती। दूसरी बात, दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करें, दूसरा बिंदु है बौद्धिक पूर्णता। क्या है? बौद्धिक पूर्णता या बौद्धिकता, बुद्धिमत्ता, विवेक पूर्णता ही क्या है? जो बौद्धिकता है और बौद्धिक तथ्य है, उन तथ्यों को आपको जानना है। अब बौद्धिकता से तात्पर्य क्या है? विवेक। आपको यह विवेक लगाना है कि मुझे जो विषय लिखना है, क्या ये विषय ठीक है, इसके संदर्भ ठीक है, इसी ग्रंथ से लिए गए हैं या अन्य ग्रंथ से लिए गए हैं, इस विषय पर आपको चर्चा करना पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा। और वो कैसे देखेंगे? उसको हम ऐसे देखेंगे
जैसे कि मैंने आपको बतलाया था एक दिन कि जैसे ये पुस्तक है, इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में अगर इस पुस्तक से हम कोई रेफरेंस लेते हैं तो हमारे लिए उस पुस्तक की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए कि ये पुस्तक अध्यायों में विभक्त है, निःश्वास में विभक्त है, आश्वास में विभक्त है, अथवा अंकों में विभक्त है, अथवा अधिकारों में विभक्त है। ये बात आपको ध्यान रखना। तो विवेक पूर्णता का परिचय शोधार्थी को वहां देना। क्यों देना होगा? क्योंकि बौद्धिकता का विकास शोधार्थी का तभी होगा जब वह अपने विषय से संबंधित शब्द संग्रह को, शब्दकोशों को पढ़े, डिक्शनरी को पढ़े, जिससे उसके लेखन कार्य में उन शब्दों का अवतरण हो, वो लेखांकन अच्छे से कर सके, वो उन शब्दों में बांध सके। कई बार शब्दों की अधिकता भी शोध कार्य को बोझिल बना देती। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना अंजलि जी? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो जो शब्दों को कई बार जो बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता का प्रयोग, बौद्धिकता का प्रयोग हमें करना होता है कि हमारा थीसिस वर्क, कई बार हम विषय वस्तु बहुत बृहद लिख देते हैं, पता चला कि हमने प्रस्तावना बहुत बड़ी लिख दी। क्या लिख दी? प्रस्तावना हमने बहुत बड़ी लिख दी और उस प्रस्तावना का उतना औचित्य नहीं था। तो हमें ये औचित्य और अनौचित्य का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर आपकी प्रस्तावना बोझिल हो रही है, कहीं शब्दों का पुनः उक्ति तो नहीं हो रही है, बार बार आप उसी शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे आपके शोध कार्य में एक्यूरेसी आएगी, यथार्थता आएगी। बिना बौद्धिकता के, बुद्धिमत्ता के और शब्द संग्रह के ज्ञान के बिना आपका विवेक जागृत नहीं होगा। इसलिए आप अपने विषय से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन, प्रकाशन अवश्य करते रहें, उनको देखते रहें, पढ़ते रहें, जिससे आपके शब्दों में भी क्या होगा? यथार्थता आएगी। देखिए, जब शब्दों में दम होता है तो उसमें यथार्थता दिखने लगती है। कवि जो होता है वह यथार्थता के धरातल पर अपनी कल्पनाओं को उतारता है। यथार्थता, अगर उसकी कल्पनाओं में यथार्थता होगी, लोग उसे पसंद करेंगे, और यथार्थता नहीं होगी तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। तो यहां पर हम देखें, हाँ, चलो ठीक है। तो यथार्थता का जो ज्ञान है, उस यथार्थता के ज्ञान में आपको ये बात समझना पड़ेगी कि बौद्धिकता का प्रयोग आपको करना है, सो करना है, बुद्धिमत्ता का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब तीसरा बिंदु आता है स्पष्टता। क्या आता है? स्पष्टता। जब तक आपके विषय में स्पष्टता नहीं होगी, तब तक आपके शोध कार्य में यथार्थता नहीं आ पाएगी। क्या? यथार्थता नहीं आएगी। और यथार्थता लाने के लिए हमारे लिए स्पष्टता का होना अनिवार्य है। उस स्पष्टता में आपके विषय की स्पष्टता हो, संदर्भ की स्पष्टता हो, आपने जिन जिन ग्रंथों का प्रयोग किया है
उसकी स्पष्टता हो, साथ में आप कहना क्या चाह रहे हैं उसकी भी स्पष्टता होना चाहिए। जब आप उसको स्पष्ट तरीके से लिखेंगे तो निश्चित है कि जो सामने वाला पाठक होगा, जब आपके इस शोध ग्रंथ को पढ़ेगा, तो शोध ग्रंथ को पढ़ने के बाद उसे लगेगा कि इस शोधार्थी ने बहुत अच्छे से कार्य किया है। क्या? शोधार्थी ने बहुत अच्छे से कार्य किया है, और इसीलिए उसमें स्पष्टता हो, विषय की स्पष्टता हो, संदर्भ की स्पष्टता हो, और आपको जो उल्लेख करना है, आप जो कहना चाह रहे हैं, उस विषय वस्तु में भी स्पष्टता हो, और अध्यायों की बिंदुवार स्पष्टता होना चाहिए। आप इस अध्याय में किन किन बिंदुओं पर विमर्श करेंगे, ये स्पष्टता ही आपके शोध कार्य को यथार्थता प्रदान करेगी। आपके बोलने में स्पष्टता हो वो अलग बात है, लेकिन आपके लेखन कार्य में, आपके शोध विमर्श में स्पष्टता होना चाहिए। और जब हम उसका निष्कर्ष निकालें तो उस निष्कर्ष में भी स्पष्टता होना चाहिए कि आप निष्कर्षतः स्पष्टतया क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी फाइंडिंग क्या है, आपने क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, आप अपना कथन क्या कहना करना चाह रहे हैं, कथोपकथन, उस कथोपकथन में आपका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, ये सब उसमें स्पष्ट होना चाहिए। जब तक वह स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आपके द्वारा किए गए शोध में यथार्थता संभव नहीं है। तो आपके लिए यथार्थता अगर संभव करना है, तो आपके शोध कार्य में स्पष्टता का आना और होना आवश्यक। ज्ञानात्मकता, क्योंकि बौद्धिकता और ज्ञानात्मकता ये दोनों एक जैसे ही बिंदु हैं, लेकिन आप इसको इस विशेष रूप से समझें कि ज्ञानात्मकता के अंदर आप उस संज्ञानात्मकता को आप प्रकट करें कि आप वास्तविकता में क्या कहना चाह रहे हैं। अतः उस शोध कार्य में आपकी ज्ञानात्मकता होना चाहिए। जब तक ज्ञानात्मकता नहीं होगी, तब तक आप शोध कार्य नहीं कर सकते। और शोध कार्य में, या यूं कहें कि आपके शोध कार्य में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यथार्थता नहीं आएगी। प्रतिरूपता, जो जैसा है, जहां हमें जिस ग्रंथ में मिला है, हमें उन संदर्भों में बात करनी होगी, तब जाकर के वह प्रतिरूपता आएगी। और प्रतिरूपता को आप अगर स्पष्ट करेंगे अपनी बौद्धिकता के आधार पर, शुद्धता के आधार पर, तब आपकी शोध कार्य में एक्यूरेसी आएगी। तो प्रतिरूपता का होना भी अनिवार्य है। सूक्ष्मता, आपके विषय विश्लेषण में, अब मैं सूक्ष्मता की बात कर रहा हूं, सूक्ष्मता की, कि विषय के विश्लेषण में, विषय के प्रतिपादन में मुख्य रूप से हम अगर देखें तो विषय का सूक्ष्म विश्लेषण होना चाहिए। क्योंकि जब आप शोध कर रहे हैं तो शोध सूक्ष्म से सूक्ष्म होना चाहिए, तब कहीं जाकर के आपके द्वारा किए गए शोध कार्य में एक्यूरेसी आएगी, सूक्ष्मता का उसमें अनुभव होगा, सूक्ष्मता का प्रतिभास नहीं, पूर्णतः सूक्ष्मता हमें उसमें चाहिए विषय के प्रतिपादन में। जब तक आप विषय को सूक्ष्म दृष्टि से प्रतिपादन नहीं करेंगे, तब तक आपके द्वारा लिखे गए, किए गए शोध में यथार्थता संभव नहीं है। प्रासंगिकता, प्रासंगिकता को समझने के लिए आपको अपने यथार्थ धरातल पर उतरना पड़ेगा। आप जब तक पुरुषार्थ, श्रम, परिश्रम नहीं करेंगे,
आप उस प्रासंगिकता तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको उन ग्रंथों को जोड़ना है, उन ग्रंथों को आपको एविडेंस में लाना है, संदर्भ में लाना है, जो आपके शोध कार्य के लिए प्रासंगिक हो। आपको ऐसे ग्रंथों को बिल्कुल प्रयुक्त नहीं करना है जो आपके शोध विषय से संबंधित ना हो। आपको अंतर्वैयक्तिक ग्रंथों का तो प्रयोग करना है, जो आपके विषय से अंदर वैसे के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का तो प्रयोग करना है। लेकिन आपको प्रासंगिकता लाने के लिए जिस अध्याय में हम जिस विषय का वर्णन कर रहे हैं, उस विषय से संबंधित शब्दावली का प्रयोग हो, उस विषय से संबंधित ग्रंथों का प्रयोग हो, उस विषय से संबंधित राइटर्स का प्रयोग हो, उस विषय से संबंधित, उस प्रसंग से संबंधित हमें सारे वस्तु विशेष का प्रतिपाद्य का आपको प्रतिपादन करना होगा। अगर शोधार्थी प्रासंगिकता का प्रयोग नहीं करेगा तो आपके शोध कार्य में यथार्थता नहीं आएगी। और यथार्थता लाने के लिए आपको निश्चितता इस बिंदु का परिपालन करना होगा, इस नियम का परिपालन करना होगा, जिससे आपके शोध में विशिष्टता आएगी। और उस शोध कार्य के शोध की विशेषता के अंतर्गत आज हमने यथार्थता को जाना कि यथार्थता क्या है। तो उस यथार्थता में आप जिन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं वो शुद्ध हो, आपकी बुद्धि पर निर्भर करते हो, आपका विषय स्पष्टता से सहज हो, ज्ञानात्मकता से सहज हो, और प्रतिरूपता जो जैसा है उसे वैसा कहना या वास्तविकता से परिचित कराने वाला वह विषय है। फिर सूक्ष्मता, फिर प्रासंगिकता, इन सब विषयों पर आपको ध्यान देना होगा। तब कहीं जाकर के आपका जो शोध कार्य है वो यथार्थ धरातल पर आएगा। क्योंकि पूरा का पूरा आपको निचोड़ निकालना होगा। यथार्थ सही स्वाद तभी आएगा जब आप पूरा शोधन कर लेंगे और बोधन कर लेंगे। शोधन, बोधन, ज्ञान, सूक्ष्मता, स्पष्टता और प्रासंगिकता, ये सारी गुण जब आपके शोध में होंगे तब कहीं जाकर के उसमें यथार्थता का बोध होगा। तो इस प्रकार से आज हमने इस विषय को, यथार्थता के विषय को जाना। आगे की कक्षा में हम आपको बताएंगे कि सामान्यीकरण क्या कहलाता है और सामान्यीकरण में की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस विषय को छुआ। निश्चितता आपको इस विषय समझ में आया होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य। थैंक यू सर।